हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप पूरी मेहनत के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इस मौसम में आप अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सम एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जेकेपीएसआई के एग्जाम में। 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका हमने जीएस पोर्शन भी डिस्कस किया था और कंप्यूटर पोर्शन भी डिस्कस किया था। उससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए जो है चूज करके यहाँ लेके आई हूँ। कुछ रहेंगे जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस और कुछ रहेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चंस। सभी वही हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कितनी डेप्थ में जाके आपको पढ़ना है, कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपको चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है, जो कंप्यूटर सेक्शन रहेगा वो हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस पे बेस्ड है। क्या कहता है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है इज बेस्ड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग लॉज। फिजिक्स का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का है। ओके, बर्नौलीज लॉ पूछ रहे हैं। बर्नौलीज लॉ क्या है? क्या कहता है बर्नौली लॉ कि जब कोई लिक्विड एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में बहता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? जहां पे हर पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो लिक्विड्स एंड गैसेस को ना टुगेदर वी कॉल्ड इट एज अ फ्लूइड्स, क्योंकि दोनों ही फ्लो करते हैं। ठीक है, तो मैं फ्लूइड बोलूंगी। तो जब कोई भी फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो में बह रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। कौन कौन सी एनर्जी? एक रहती है प्रेशर एनर्जी, एक रहती है काइनेटिक, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स फ्लो, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द मटेरियल, उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी है वो काइनेटिक होती है। और पोटेंशियल क्योंकि उसकी पोजीशन की वजह से, जिस प्लेस पे वो है, जिस हाइट पे है, उसकी वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और प्रेशर जो इनबिल्ट थ्रस्ट वो एक्सर्ट करता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इन तीनों का जो सम है ना दैट रिमेन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। कहीं पे भी आप लेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, हर जगह ये जो एनर्जी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये कहता है बर्नौलीज लॉ। और इसकी एक और इंटरप्रिटेशन होती है कि जैसे ही आप फ्लूइड का वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, द प्रेशर गेट डिक्रीज। ये इस बर्नौलीज लॉ की एक और इंटरप्रिटेशन है। तो यहां जो हमने पढ़ा इससे हमें क्या ध्यान आया कि ये क्या है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में कहां है? हियर इट इज, ऑप्शन नंबर डी। पहला कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहां पे तो कहीं नहीं बोला गया है कि मास कांस्टेंट रहेगा। दूसरा बात की गई है मोमेंटम की, तो उसकी भी नहीं बात हो रही। एंगुलर वेलोसिटी की तो वो भी बात, एंगुलर मोमेंटम की तो वो भी कहीं बात नहीं हो रही है। हाँ, एनर्जी कही जा रही है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल है वो सेम रहेगी इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, और ये जो दूसरी इंटरप्रिटेशन है इसका यूज कहां होता है? आप देखेंगे एरोडायनेमिक्स में। जो एरोप्लेन्स होते हैं उनकी अगर आप विंग्स देखें तो इस तरह की विंग्स होती है। थोड़ी अपर जो पोर्शन है उसका थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह की विंग्स होती है। ये किस लिए बनाई जाती हैं? ताकि एक एरोप्लेन को उड़ते समय एक अपवर्ड थ्रस्ट मिले उसको। ठीक है, किस तरह से मिलेगा? अब एयर जो है वो नीचे से भी फ्लो कर रही है, ऊपर से भी फ्लो कर रही है। बट ऊपर से जो एयर फ्लो कर रही है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द विंग, उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इट नीड्स टू कवर द मोर, उसको स्पीड जो है अपनी बढ़ानी पड़ती है एयर को। तो ऊपर से जो हवा जा रही है इट विल हैव मोर वेलोसिटी एज कंपेयर टू जो विंग्स के नीचे से जा रही है। अब यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है तो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और यहां वेलोसिटी कम है ऊपर के कंपैरिजन तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से एक अपवर्ड थ्रस्ट जो है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर का एक अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो एरोप्लेन को मिलता है और वो ऊपर हाइट में उड़ता है। दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, क्लियर हुआ? सो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी लेक में उसका पानी जो है वो जम गया है, ऊपर वाली परत उसकी जम गई है, तो आप बताइए कि उसके बॉटम में जो डेप्थ में जो पानी होगा, दिस इज द लेक, अपर पोर्शन इसका आइस है, जम गया है, जो उसके बॉटम में डेप्थ में पानी है उसका क्या टेम्परेचर रहेगा? तो ये कंसेप्ट बेस्ड होता है डेंसिटी पर या फिर एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर पर। क्या है वो? वाटर का एक बड़ा यूनिक जो है आप एक तरह से कहें बिहेवियर है कि उसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मिलती है। 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डाउन करते जाते हैं तो
पानी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय एक्सपैंड करने लगता है, यानी कि उसके डेंसिटी डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होने लगती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होगी। जब आप नीचे जाएंगे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जिसपे पानी जमता है, आइस में कन्वर्ट होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम डेंस होगा। ठीक है, तो यानी कि ऊपर आइस है, यानी कि ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस है, कम डेंस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम है, तो पानी जो है वो नीचे बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में 4 डिग्री सेल्सियस की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो बॉटम का पानी जो होगा उसका कितना टेम्परेचर होगा, दैट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, वो तो ऊपर होगा, डाउन में तो होगा नहीं। ठीक है, -10 -4 इन सब के कंपैरिजन में मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कब होती है? 4 की होती है। दैट्स व्हाई इट विल बी एट द बॉटम ऑफ द लेक, जिसकी सरफेस जो है वो जम चुकी है। आई होप आपको इसका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स आर लोकेटेड इन इंडिया। तो आईवीसी से, हिस्ट्री से क्वेश्चंस, एंशिएंट हिस्ट्री से, तो क्या कह रहे हैं, आईवीसी साइट जो है वो कहां पर लोकेटेड है, इनमें से जो भारत में कौन सी साइट पाई जाती है। ठीक है, मोहेंजोदाड़ो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, नन ऑफ द अबव है। सो मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा की बात अगर हम करें तो ये पाकिस्तान में, प्रेजेंट पाकिस्तान में है। धोलावीरा की अगर हम कहें तो दैट इज इन, धोलावीरा जो साइट है आईवीसी की, वो भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो आईवीसी भी आपके क्योंकि सिलेबस में हिस्ट्री है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसे भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में धोलावीरा की साइट पाई गई थी, गुजरात स्टेट में, प्रेजेंट डे गुजरात स्टेट। ओके, बढ़ते हैं आगे। तोंगुप पास इज अ माउंटेन पास कनेक्टिंग इंडिया विद, पासिस के बारे में पूछा गया है, तो पासिस भी आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड पासिस आते हैं, तो आपको वो भी ध्यान से, जो भी कंट्रीज न्यूज में रह रही हैं, हो सकता है कि उस वक्त ये जो पास जिस कंट्री के साथ इंडिया को जोड़ता है वो न्यूज़ में रही हूँ। जैसे आजकल बांग्लादेश बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, चाइना है, पाकिस्तान है, तो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जितने भी पासेस हैं वो आपको याद रखने हैं, स्पेसिफिकली वो कंट्रीज़ के साथ जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो। ठीक है, तो इंडिया के साथ तोंगुम पास कौन सा माउंटेन पास है, भारत को किसके साथ जोड़ता है? सो दैट कनेक्ट भारत इंडिया विद द म्यांमार, म्यांमार को भारत के साथ जोड़ने वाला ये माउंटेन पास है। The pressure exerted by a 760 column mm of mercury at 0 degree Celsius is known as, तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो प्रेशर एक्सर्ट करती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसे क्या कहा जाता है? 1 पास्कल कहा जाता है, 1 एटमॉस्फेयर कहा जाता है, 1 बार कहा जाता है, या 1 पॉइस कहा जाता है। 1 पास्कल की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये मतलब द फोर्स एक्सर्टेड पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर की यूनिट होती है। बार की अगर हम बात करें तो इट इज इक्वल्स टू 100,000 पास्कल। ठीक है, 1 बार जो होता है ना वो 100,000 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 1 पॉइस की अगर हम बात करें, सो दैट इज रिलेटेड टू द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, कि एक विस्कस फ्लूइड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो करता है, उसके लिए उस विस्कोसिटी को ये जो है एक्सप्लेन करता है 1 पॉइस। सो डेफिनेशन जो है कि 760 कॉलम mm ऑफ मर्करी जो प्रेशर एक्सर्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसे कहा जाता है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसे 1 एटमॉस्फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। अभी तक सभी जनरल साइंस के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, अब आगे जनरल स्टडीज के आएंगे। ओके, तो क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा हार्मोन है, बायोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी से ग्लूकोज के अपटेक करने में हमें हेल्प करता है, ह्यूमन बॉडी को? GH दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी बॉडी का, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। कम अगर ये रिलीज होता है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, वो जो बोने आपने देखे होंगे। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ लेस रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर बहुत ज़्यादा इसकी रिलीज हो जाता है तो जिजांटिज्म हो जाता है, जो द ग्रेट खली की तरह आप देखें तो उस तरह से हाइट और बोन्स की जो लेंथ है वैसी हो जाती है। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन रिलीज होता है उसको स्टिमुलेट करता है। थर्ड है इंसुलिन, और फोर्थ इज कॉर्टिसोल। सो ग्लूकोज के अपटेक के लिए क्या होता है? दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड ड्यू टू, जब ऊंचाइयों पे हम जाते हैं तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है जिसमें हेडेक भी होती है, वॉमिट होता है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा आपको एक तरह से ब्रेथलेसनेस भी फील होती है जब हायर ऊंचाइयों पे जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस का क्या रीज़न है? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो हमने पढ़ा है, स्कूल्स में भी पढ़ा है कि जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्यों कम होता है? ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप आउट होता है। तभी तो जो भी ऊपर क्या आप कहें, जो भी एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, ठीक है, वो सब अपने साथ क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, है ना। हाइट्स पे जो भी चढ़ते हैं, ठीक है, हाइकिंग करते हैं, साथ में क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। सो हाई ऑल्टीट्यूड में हाई पार्शियल प्रेशर तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड कह रहा है लो लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन, एंड फोर्थ कह रहा है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब लो लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन को ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं, एनीमिया कहा जाता है ना, जहां पे खून की कमी हो जाती है, वो तो एनीमिया की कंडीशन है। सो ऑल्टीट्यूड सिकनेस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लेवल जो है वो वहाँ कम हो जाता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर आप घूमने भी हाई ऑल्टीट्यूड पे कोई आप एक तरह से कहें जगह है जहाँ आप घूमने जा रहे हैं, तो आपको एक दिन वहाँ रेस्ट करके यू नीड टू एक्लिमेटाइज, आपको अपनी बॉडी को उस एटमॉस्फेयर के साथ एक्लिमेटाइज होने देना चाहिए। एकदम से आपको बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है। लो प्रेशर जो है ऑक्सीजन का, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। अमरनाथ यात्रा से पहले भी लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो उस चीज़ के ईजिली एक्लिमेटाइज हो पाए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक लोकेटेड एट, ये एक लोकल ब्रांच है, जो यूएन की ऑर्गन है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, उसकी लोकल ब्रांच है। आपको पूछ रहे हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो एशिया का और पैसिफिक की लोकल ब्रांच है, ठीक है। सिंगापुर, मनीला, बैंकॉक या हांगकांग? सिंगापुर, मनीला, बैंकॉक या हांगकांग? सो इट इज लोकेटेड इन बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक में लोकेटेड है हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन। सो अगर आप स्टूडेंट्स जेकेपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आपने अभी कोई कोर्स परचेज नहीं किया है, तो द मंजिल भारत ऐप पर जेकेपीएसआई का कोर्स अवेलेबल है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम बाउंड मैनर में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अभी न्यू सिलेबस आउट नहीं हुआ है, तो प्रीवियस सिलेबस के पैटर्न पे ही आपको जो है सब नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। और जैसे ही नया सिलेबस आउट होता है और अगर उसमें कोई नया कंटेंट या कुछ नए टॉपिक्स ऐड ऑन होते हैं, तो वो भी आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। सो आप नीचे जाके जो लिंक है, आप वहाँ जाके जो कोर्स है उसे चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सिक्योर द फ्रीडम ऑफ अ पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट? तो रिट्स है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी पूछी जाती है एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स होता है, और फंडामेंटल राइट में ही आर्टिकल 32 है जो रिट्स से डील करता है, जहां बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी की पूरा हक है कि वो जो भी नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स की जो है सुरक्षा कर सके, ठीक है, रिट्स इशू करके। तो ये कौन सा रिट है जहां पे अगर किसी इंसान को अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट किया जाए तो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है? हेबस कार्पस, मंडामस, सर्शरी या वो वारंटो? सो दैट इज हेबस कार्पस, जहां पे कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसे प्रेजेंट करना है मजिस्ट्रेट के सामने अनलॉफुल वे से, अगर उसको भी रीजन पता होना चाहिए कि क्यों उसे अरेस्ट किया गया है। सो दैट रिट इज इशूड अंडर हेबस कार्पस के अंदर वो आती है, ठीक है। देन कम्स द मंदामस, जहां पर जो है पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है उसकी जो ड्यूटी है उसे फुलफिल करने के लिए, ये तब रिट इशू की जाती है। सर्शरी जो है वो हायर जुडिशियल बॉडी से लोअर जुडिशियल बॉडी को इशू की जाती है, उसे एक तरह से कहें उसके अगर कोई एक्शन या कोई डिसीजन उसने अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर लिया है तो उसे आप एक तरह से कहें नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है अंडर सर्शरी। और इसी के साथ एक प्रोहिबिशन होती है जिसमें अगर किसी जुडिशियल बॉडी ने कोई ऐसी डिसीजन लिया है जो उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर पड़ता है तो उसे रोका जाता है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर काम ना करे। नेक्स्ट आता है वो वारंटो, इट प्रोहिबिट अ पर्सन जो वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है जिसके वो अधिकार में नहीं है, ठीक है, अनलॉफुल ड्यूटी या लेजिटिमेट नहीं है वो, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है ड्यूटी को फुलफिल करने की, एंड स्टिल ही इज वर्किंग एज दैट पर्सन, उसके लिए ये पर्टिकुलर रिट इशू की जाती है क्वो वारंटो, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनलॉफुल अरेस्ट की बात की गई है, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, हेबस कार्पस। इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू कश्मीर राइफल्स इज, जम्मू कश्मीर राइफल क्या है? एक इन्फेंट्री रिजीम ऑफ इंडियन आर्मी। इन्फेंट्री क्या होती है? वो जो पैरों पे लड़ते हैं ना, हॉर्सेस पे या टैंक्स वगैरह पे नहीं लड़ते, फुट पे लड़ते, फुट सोल्जर्स जिनको कहा जाता है। तो इन्फेंट्री रिजीम है इंडियन आर्मी की। बटालियन है राष्ट्रीय राइफल की। द नेम ऑफ द आर्म पुलिस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अ पैरामिलिट्री फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो जम्मू कश्मीर राइफल्स की अगर हम बात करें, वो इन्फेंट्री रिजीम है इंडियन आर्मी की, फुट सोल्जर इंडियन आर्मी के। और राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें तो ये काउंटर इंसर्जेंसी के लिए ये पर्टिकुलर बटालियन जो है वो बनाई गई थी, राष्ट्रीय राइफल्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज विच सेक्टर करंटली कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द जीडीपी? हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, एक साल के अंदर हमारे देश के अंदर जितने भी गुड्स, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उसकी मॉनिटरी वैल्यू जब निकाली जाती है उसे जीडीपी कहते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर का, सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर, ठीक है, और फोर्थ यहाँ पे है मरीन। तो मैक्सिमम इज ऑफ सर्विस जो कि 50 से 55% तक का है अभी भी, ठीक है, सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद में 30% पे आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और सबसे लो परसेंट पे आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इज 70%। ऑल्दो लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में है, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी पे वो बहुत कम है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना हुआ है? वेन्स, आर्टरीज, लिम्फ वेसल्स एंड नोड्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड, कैपिलरीज एंड वेन्स। सो यहाँ पे सिर्फ वेन्स एंड आर्टरीज की बात हो रही है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तो ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है, पंप होता है, एवरीथिंग कम्स अंडर इट। सो सही आंसर क्या होगा? ब्लड वेसल। इसमें क्योंकि वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज सब आ गया, उसके बाद हार्ट एंड ब्लड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आल्प्स माउंटेन एंड हिमालयाज आर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस ऑफ। आल्प्स माउंटेन एंड हिमालयाज किस चीज के एग्जाम्पल है? वो ये जो पर्वत है आल्प्स माउंटेन एंड हिमालय, ये किस तरीके से बने हैं? वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं कि एक ज्वालामुखी फटा और उसकी वजह से ये पहाड़ बने हैं। प्लेट ओनिंग, प्लेट टेक्टोनिक होगा ये, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक ये कुछ गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज फोल्डिंग एंड डी इज प्लेट कन्वेक्शन। तो हिमालयस की अगर हम बात करते हैं तो हिमालयस को यंग माउंटेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वो अभी रिसेंट हिस्ट्री में बने हैं और उनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि एवरेस्ट की हाइट भी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। प्रीवियसली जो उसकी हाइट थी, इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट हाइट। तो इट मीन्स अभी भी हिमालयस बढ़ रहे हैं। तो कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन है, दो प्लेट्स आपस में आती हैं, एक ऊपर की ऊपर चढ़ती हैं, फोल्ड टाइप ऑफ आप एक कहें फीचर जो है वो क्रिएट होता है, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली जैसे फर्दर मूवमेंट होती है प्लेट्स की, दे फर्दर जो है इंक्रीज होता है हाइट, और दैट इज द वे फोल्ड माउंटेन्स आर क्रिएटेड। तो आल्प्स माउंटेन और हिमालयस जो है वो एग्जाम्पल है फोल्डिंग के, ठीक है, इसलिए इनको फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ, इन्वायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन, और वो भी आपके सिलेबस में मेंशन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से भी पूछे जाते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं कि ओजोन लेयर किस में है? एटमॉस्फेयर की जो हमारी लेयर है उसमें से किस लेयर में ओजोन पाया जाता है? मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? सो दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन, जो कि हमारी पृथ्वी को बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है ओजोन लेयर, ठीक है। और ओजोन लेयर में होल मिला था, और उसी चीज़ों को बिकॉज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एमिशन की वजह से ओजोन लेयर में होल जो है आइडेंटिफाई हुआ था, और इसी को प्रिवेंट करने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ को एलिमिनेट करने के लिए एक कन्वेंशन बनाई गई थी, जिसमें सभी देशों ने मिलकर ये बात की थी कि अब वो इसको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो यूज़ है उसे एलिमिनेट कर देंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उस कन्वेंशन का क्या नाम है, जिसमें सभी देशों ने ये निर्णय किया था और काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर भी दिया है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पता चले कि आप भी कितनी, आपकी प्रिपरेशन कितनी तेज़ी से चल रही है, कहाँ तक आप भी पहुँचे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर नॉट सेडिमेंट्री रॉक? इसमें से सेडिमेंट्री रॉक क्या नहीं है? रॉक्स की बात करें तो 3 तरीके के होते हैं। इग्नियस रॉक, जो कि बनती है लावा के ठंडे होने से, जब ज्वालामुखी फटता है, जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसके ठंडे होने से, सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से इग्नियस रॉक्स बनती है। देन कम्स द सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि डिफरेंट सेडिमेंट्स जो होते हैं आपस में जब वो जुड़ते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। एंड देन कम्स द मेटामॉर्फिक रॉक, कि जब इन पत्थरों पे, सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक्स पे, जब एयर, वेदर, इन सब का टेम्परेचर, इन सब की एक्टिविटी की वजह से
चेंजेस आते हैं देन दे गेट कन्वर्टेड टू द मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये ब्रॉडली 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। यहां आपको पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी है जो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, शेल, लाइमस्टोन, स्लेट या सैंडस्टोन। तो शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन ये तीनों के तीनों ही सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं, उनमें लेयर्स होती हैं क्योंकि सेडिमेंट्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपस में इकट्ठे होते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। अब इग्नियस रॉक्स क्योंकि लावा के ठंडे होने की वजह से बन रही है, लावा में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो फॉसिल्स वहाँ नहीं मिलते, फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। तो ये तीनों की तीनों सेडिमेंट्री रॉक है, बट स्लेट जो है दैट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है वो किसने बनाई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद या लक्ष्मण सहगल। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जो जुड़े थे वो थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। क्रांतिकारियों के द्वारा बनाई गई एक एसोसिएशन थी और चंद्रशेखर आजाद इसके साथ जुड़े थे। द ग्रासलैंड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड रीजन को क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। सेल्वास, डाउन्स, वेल्ट या प्रेरीज। तो सेल्वास की बात करें तो इक्वेटोरियल रीजन में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसे सेल्वास कहा जाता है। डाउन्स की बात करें तो ये जो ग्रासलैंड है दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आप कहें, उनको डाउन्स कहा जाता है। वेल्ट की बात करें तो दैट इज इन द साउथ अफ्रीकन रीजन में जो पाए जाते हैं ग्रासलैंड, और प्रेरीज इज द ग्रासलैंड जो कि नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी ग्रासलैंड, इन सब के नाम, सवानाज, डाउन्स, वेल्ट, सेल्वास, ये सब आपको, ये किस किस लोकेशन पे है ये सब आपको याद रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट क्या है, स्कल बोन्स, रिब्स, थंब, नेल्स या इनेमल। तो सबसे हार्डेस्ट बोन से, स्कल की बोन, ठीक है, हमारे जो सिर की हड्डी होती है उससे भी जो हार्ड पार्ट है ना दैट इज इनेमल ऑफ टीथ, ठीक है। इतना सख्त होता है और आप सोचिए वहां पे भी केरीज लग जाते हैं, ठीक है, दांत खराब होते हैं, आप रेस्टोरेशन कराते हैं, उसे भी एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने हार्ड पार्ट को भी जो है डिके कर देता है। इनेमल ऑफ द टीथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, पूछ रहे हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर लोकेटेड है। सो सिमलीपाल नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में सिचुएटेड है। कहां सिचुएटेड है, उड़ीसा में, ठीक है, मेघालय नहीं, मणिपुर नहीं, आसाम नहीं, उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलोट्रॉप, आपको पूछ रहे हैं कि इनमें से किसका एलोट्रॉप नहीं है। एलोट्रॉप क्या होता है कि एलिमेंट की दूसरी फॉर्म जिसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। जैसे आप ऑक्सीजन को लीजिए, नॉर्मली ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, इसका एलोट्रॉप क्या होगा, O3 होगा, है ना, ओजोन। अब ओजोन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ऑक्सीजन का ही एटम, ठीक है, लेकिन एलिमेंट वेरी कर गया, नंबर ऑफ उसमें एटम्स वेरी कर गए, ठीक है, तो O3 हो गया। तो ओजोन अगर हम कहेंगे दैट इज द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप की बात करें तो दैट इज डायमंड, ठीक है, डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है। यहां पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन है जिसका एलोट्रॉप नहीं है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, सो दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, इसकी वजह से ये कोई और फॉर्म जो है अटेन नहीं कर पाता, तो नाइट्रोजन का कोई भी एलोट्रॉप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर या सोलर पावर। ऑल्दो वी आर मूविंग टूवर्ड्स, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, स्वच्छ ईंधन की तरफ बढ़ना है, तो सब कंट्रीज मिलकर दे आर मूविंग टूवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टिल जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अभी भी हमारे देश में आ रही है दैट इज फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स। अ बॉडी वेट्स 10 kg एट इक्वेटर, एट द पोल्स इट लाइकली टू वेट। सो एक ऑब्जेक्ट की वेट, एक बॉडी का वेट अगर 10 किलो इक्वेटर पर है तो उसका पोल्स पे क्या होगा। अब आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सर्कल नहीं है, वो थोड़ी सी, आप इस तरह से कहें, थोड़ी सी ओवल शेप में है ना, पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैटेंड है, ठीक है, दिस इज द सेंटर। अगर हम किसी के वेट की बात करते हैं तो वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से,
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उतना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ठीक है, अब सेंटर की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इक्वेटर का ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल्स, बिकॉज क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, वो थोड़ी सी ओवल शेप में आप कह सकते हैं वैसी है। तो जो डिस्टेंस है सेंटर का वो पोल्स पे कम है एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ज्यादा होती है पोल्स पे। ठीक है, पोल्स पे जी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी मोर। ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट यहां पर ज्यादा होगा। पोल्स पे इट विल बी मोर देन 10 kg। ठीक है, मोर देन 10 kg हमारा मास होता है, बट हमें स्पेस में वेट क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां नहीं होती, इसलिए वेट फील नहीं होता, हम वेटलेसनेस फील करते हैं। मास तब भी है, बॉडी में जो कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैटर है हमारा, वो तो वहां पे भी रहता है, इंसान तो हम वहां पे भी रह रहे हैं ना, बट हम उड़ते हैं, वेटलेसनेस फील करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी के, और पोल्स पे जो है जी की वैल्यू वो ज्यादा है, इसकी वजह से वेट जो है वो आपको पोल्स पे ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। Question number 23, which of the following monuments was formerly known as All India War Memorial? India Gate, Gateway of India, Charminar, Red Fort. So question is asking which of the following monuments was formerly known as All India War Memorial? किसे कहा गया था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था? तो दैट इज इंडिया गेट। इंडिया गेट को अर्लियर इट वाज नोन एज अ ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो भी भारतीय सोल्जर्स थे जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ते हुए मारे गए थे, उनकी ऑनर में यहां पर जो है उनके ऑनर के लिए इसे क्रिएट किया गया था। सो दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। The Vice President of India is elected by electoral college consisting of Vice President। उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए जो इलेक्टोरल कोलाज बनाया जाता है उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं? मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, member of Rajya Sabha only, member of Lok Sabha only, member of both the houses of parliament, and member of legislative assembly of all states. So it's a factual and that factual question है, that is member of both the houses। इसमें legislative assembly के member नहीं होते, वो president की election में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नवरोज इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया बाय। नवरोज जो फेस्टिवल है वो किन के द्वारा बनाया जाता है? तो पारसीज के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल इज करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कांस्टेबल में भी पूछे गए थे, तो जेकेपीएसआई में भी आएंगे ही आएंगे। तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपने बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं, बहुत उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत चांसेस है क्योंकि अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। सो क्या है? द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है। जी हाँ, इंटीग्रल पार्ट है। फिर कह रहे हैं कि सेकुलर और सोशलिस्ट जो वर्ड्स हैं वो शुरू से ही हमारे संविधान के अंदर थे, जब से संविधान हमारा अडॉप्ट हुआ, जो कि 1949 में जो अडॉप्ट किया गया, और फिर जब इनैक्ट हुआ जो 1950 में। ये कह रहे हैं कि उस वक्त से ही सेकुलर और सोशलिस्ट पार्ट उसके अंदर थे। तो नहीं, ये दोनों पार्ट्स बाद में ऐड किए गए हैं। 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद इन दोनों पार्ट्स को ऐड किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी, पहली सही है, दैट इज वन ओनली। ऑफ विच सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज द, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर जिस साल ये पेपर आया था तो उस वक्त किसी और इवेंट की जो है 100th एनिवर्सरी हुई थी, तो मैंने ऑप्शंस को थोड़ा चेंज कर दिया। तो 2024 में फ्रीडम स्ट्रगल में एक इवेंट रहा है जिसकी 100th जो है एनिवर्सरी आई है, आपको बताना है वो क्या है। स्वदेशी मूवमेंट, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सो दैट वाज काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट जो हुआ था, जहां पर आर्म्स को चोरी किया गया था क्रांतिकारियों द्वारा, उस इवेंट को 2024 में 100th एनिवर्सरी उसकी हुई है। विद विच स्पोर्ट इज साइखोम मीराभाई शाहू एसोसिएटेड? आपको बताना है किस स्पोर्ट्स के साथ। विद विच स्पोर्ट इज साइखोम मीराबाई शाहू एसोसिएटेड? किसके साथ वो जुड़ी हुई हैं, कौन से स्पोर्ट को वो खेलती हैं, ये आपको बताना है। सो आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग या एथलेटिक्स? सो द करेक्ट आंसर इज वेट लिफ्टिंग। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इज लोकेटेड इन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कहां पर है? कोलकाता में, बेंगलुरु में, गुरुग्राम में या चेन्नई में?
सो दैट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटका में है, बेंगलुरु में। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसकी भी आपको लोकेशन पूछी जाती है। ठीक है, इवन कांस्टेबल में भी इस तरह का क्वेश्चन था, आई थिंक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई आई थिंक यूनिवर्सिटी की लोकेशन पूछी गई थी। सो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी आपको ध्यान रखनी है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिटकॉइन।